सम्राट मार्कस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम को सम्राट गेटा और काला द्वारा चलाया जाता है। एक आदर्श रोम का सपना टूट गया है क्योंकि जुड़वाओं की आक्रामकता साम्राज्य में फैल रही है और धीरे धीरे इसे नीचे ला रही है। इसीलिए महान शहर का पतन अपरिहार्य है। भारत का अफ्रीकी साम्राज्य में हनो अपनी पत्नी अरिशद के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। हालांकि शांति तब बाधित होती है जब सायरन रोमन सेना द्वारा आक्रमण की घोषणा करते हैं। शहर से धुआं निकलता देख हनो और अरिशद अपने कवच पहनते हैं और बाकी नागरिकों के साथ मिलकर युद्ध के लिए रवाना होने से पहले अपने नेता जुगुर्था से रक्षा योजना बनाने की बात सुनते हैं। हनो और अरिशद अंगूठियां बदलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। दोनों दीवार पर टीम में शामिल हो जाते हैं और हनो एक प्रेरणादायक भाषण देता है। जल्द ही जनरल अकासियस के नेतृत्व में रोमन जहाज तट पर दिखाई देते हैं, इसलिए न्यूमिडियन अपने गुलेल से गोलीबारी करते हैं और जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि अकासियस अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है, जबकि वे अपने गुलेल और तीरंदाजों से जवाबी हमला करते हैं। दोनों तरफ आग फैलती है और कुछ ही मिनटों में कई लोग मर जाते हैं। एक बार जब जहाज किले तक पहुंच जाते हैं तो रोमन सेना कुछ प्लेटफॉर्म नीचे उतार देती है और आक्रमण कर देती है। अकासियस आगे बढ़ना जारी रखता है और एक के बाद एक सैनिकों को अपनी तलवार से गिराता है और कोई दया नहीं करता। हनो भी अपनी तरफ से ऐसा ही करता है और प्रभावशाली गति से रोमनों को मारता है। जैसे ही रोमन अपनी ढालों की ताकत के साथ किले में घुसते हैं, अरिशद ऊपर से तीर चलाती है और तलवारबाजों को कवर प्रदान करती है। जब अकासियस उसे देखता है तो वह अपने तीरंदाजों को वापस फायर करने का आदेश देता है और अरिशद को गोली मार दी जाती है। हनो डर के मारे देखता है कि कैसे उसका शरीर समुद्र में गिरता है और एक रोमन उसे पीछे से मारता है, जिससे वह भी बेहोश होकर गिर जाता है। हनो पौराणिक फेयरमैन को अरिशद को परलोक में ले जाते हुए देखता है। वह उसका नाम चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसका शरीर फिर से प्रकट होता है। वह जाग जाता है और पास में ही उसे अपनी पत्नी का शव मिलता है। इसलिए वह रोता है और रोमियो द्वारा पकड़े जाने से पहले उसकी छाती से तीर निकाल लेता है। इसके बाद अकासियस ने शहर पर रोम का दावा कर दिया, जबकि उसके आदमी शवों को जला रहे थे। हनो सहित सभी नागरिकों के शरीर पर जलते हुए निशान लगाते हैं, जो उन्हें गुलाम के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके बाद गुलामों को जहाजों से रोम भेजा जाता है। यात्रा के दौरान हनो देखता है कि जुगुर्था को एक गंभीर घाव होता है और उसे पट्टी लपेटने में मदद करता है। जुगुर्था सोचता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वह उस दिन को याद करता है जब उसने हनो को रेगिस्तान में एक खोए हुए बच्चे के रूप में पाया था। लेकिन जब रोमियो ने उसके घर पर हमला किया तो उसकी मां ने उसे दूर भेज दिया। आखिरकार जहाज रोम के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। अकासियस को एक नायक के रूप में प्राप्त किया जाता है और सम्राट उसे लॉरेल्स के साथ ताज पहनाते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए लेकिन युद्ध से छुट्टी मांगता है, लेकिन सम्राट ने घोषणा कि वे इसके बाद फारस और भारत पर आक्रमण करेंगे। इसके बाद गुलामों को रोम के बाहरी इलाके में ले जाया जाता है, जहां ग्लैडिएटर मैक्रीनस प्रशिक्षण की देखरेख करता है। जुगुर्था, हनो और कुछ अन्य गुलामों को एक क्षेत्र में छोड़ा जाता है, जहां उन्हें जंगली बबूनों के एक समूह से लड़ना होता है। छिपे हुए सैनिक बबूनों पर तीर चलाते हैं ताकि वे और अधिक हिंसक हो जाएं और जल्द ही ये जानवर गुलामों पर कूद पड़ते हैं और उन्हें अपने दांतों से मार देते हैं। जुगुर्था अंत की प्रतीक्षा करता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है, क्योंकि वह हनो को उनसे बचाना चाहता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है और जुगुर्था की मृत्यु हो जाती है। जब बबून हनो के ऊपर आता है, वह उसे रोकने के लिए अपनी जंजीरों को उसके मुंह में डालता है और फिर वह बबून को अपनी जंजीरों से गला घोंटकर मार देता है, जिससे मैक्रीनस इतना प्रभावित होता है कि वह हनो को खरीदने का फैसला करता है। उसके बाद हनो और उसके दोस्तों को बाकी गुलामों के साथ बैरक में भेज दिया जाता है, जो बबून की आवाजें निकालकर हनो का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जब गुलामों को खाना दिया जाता है तो उन्हें मैक्रीनस के पास ले जाया जाता है ताकि वह नए रंगरूटों का न्याय कर सके, लेकिन हनो बोलने से इनकार कर देता है। इसलिए मैक्रीनस ग्लैडिएटर ट्रेनर से लड़ने का आदेश देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि हनो को कोई नुकसान है, लेकिन जल्द ही वह ठीक हो जाता है और उसे हराने के लिए कौशल के साथ वापस लड़ता है। फिर हनो को निजी चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां मैक्रीनस बताता है कि उसने ग्लैडिएटर्स को उनके गुस्से के लिए चुना है और हनो आखिरकार बात करता है और कहता है कि उसका लक्ष्य अकासियस को मारना है। और मैक्रीनस बताता है कि अगर वह रोम में काफी लड़ाइयां जीत जाता है तो वह ये हासिल कर सकता है। इस बीच अकासियस अपनी पत्नी लुसिला, जो पिछले सम्राट की बेटी है, उससे फिर से मिलता है। वह स्वीकार करता है कि वह दोनों स्मार्ट के अत्याचार से थक चुका है, इसलिए वह और लुसिला सम्राटों के खिलाफ विद्रोह करने और रोम को फिर से महान बनाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद मैक्रीनस हनो को शहर में आयोजित एक पार्टी में ले जाता है। हनो और थ्रैक्स के एक गुलाम को सम्राटों के सामने
तलवारों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पहले तो हनो मारने से इनकार कर देता है और दूसरे व्यक्ति पर किसी वस्तु का उपयोग करके हमला करता है, लेकिन वह व्यक्ति आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। इसलिए हनो के पास उसे तलवार से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। गेटा बहुत प्रभावित होता है और हनो से पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन हनो ने वर्जिल द एनीड के बारे में एक उद्धरण के साथ उत्तर देता है। सम्राटों को कविता मनोरंजक लगती है और वे अखाड़े में हनो को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। पार्टी के बाद हनो को सम्राटों के सामने ढीठ होने के लिए डांटता है और पूछता है कि उसने ऐसे शब्द कहां से सीखे। हनो कहता है कि उसके शहर में एक रोमन कैदी था और उसने उससे कुछ कहानियां सीखी, लेकिन वह हनो की बात पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन माइक्रीनस को आश्चर्य होता है कि उसने लड़ाई के लिए 2 सिक्के दिए हैं और उसे पता चलता है कि ग्लेडिएटर अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसे बचा सकते हैं। उस रात एक गुप्त कक्ष में लुसिला और अकासियस रोम को बचाने की अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए कुछ सीनेटरों से मिलते हैं। अकासियस बताता है कि रोमन सेना उनके प्रति वफादार है और सीनेटर उनका समर्थन करने के लिए सहमत हैं। कुछ दिनों बाद हनो और अन्य दासों को कोलिजियम में ग्लेडिएटर खेलों के लिए रोम लाया जाता है, लेकिन वे सड़कों पर सभी गरीब लोगों को भी देखते हैं। मैक्रीनस थ्रैक्स से मिलते हैं और वे अपने दाम को दोगुना करने के लिए सहमत होते हैं। कोलिजियम में सम्राटों ने अकासियस और लुसिला को मुख्य सीटों पर प्राप्त करते हैं और भीड़ जनरल का नाम जपती है। कुछ देर के बाद गुलाम अखाड़े में प्रवेश करते हैं और ग्लिसियो एक गैंडे की सवारी करते हुए आता है और हनो कुल्हाड़ी समूह का नेता है और गैंडे के हमलों से बचने के लिए एक रणनीति बनाता है, लेकिन जल्द ही एक गुलाम नीचे गिर जाता है और घाव के कारण धीरे धीरे भागता है। इसलिए ग्लिसियो उसे आसानी से उसे कुछ बोलस के साथ पकड़ लेता है और गैंडा उसे अपने सींग से मार देता है। फिर हनो अपने हाथों से कुछ मिट्टी चलाता है जो ल्यूसिला को उसके पूर्व प्रेमी मैक्सिमस की याद दिलाता है। वह गैंडे का ध्यान अभंग के लिए उस पर कुछ मिट्टी फेंकता है और वह रास्ते से हट जाता है, जिससे गैंडा दीवार से टकरा जाता है। ग्लिसियो गैंडे से गिर जाता है और घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ सकता है और हनो के पीछे जाता है, जबकि पुरुष लड़ते हैं और एक दूसरे को पीटते हैं। गेटा को हनो द्वारा पार्टी में साझा किया गया उद्धरण याद आता है। हनो और ग्लिसियो अखाड़े के आसपास सभी हथियार का उपयोग करते हैं। जब ग्लिसियो हनो को गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन लुसिला दया मांगती है। गेटा हनो को बचाने के लिए अंगूठा दिखाता है, जो कहता है कि वह रोमनों द्वारा दया नहीं पाना चाहता, और फिर से लड़ाई शुरू होती है। वह ग्लिसियो को चाकू मारने में सफल हो जाता है और भीड़ इस बार मार डालो शब्द का नारा लगाती है। इस बार गेटा अपना अंगूठा नीचे कर लेता है और हनो 2 तलवारों से उसका सिर काट देता है। अब भीड़ और यहाँ तक कि अन्य गुलाम भी हनो का नाम जपते हैं। ग्लेडिएटर के क्वार्टर में डॉक्टर हनो के घावों की देखभाल करते हैं। लड़ाई के बाद लुसिला अपने निजी क्वार्टर में जाती है और सुरागों को एक साथ जोड़ती है और पुष्टि करती है कि हनो लुसियस है, जो मैक्सिमस से पैदा हुआ बेटा था, जो लोग सत्ता के लिए उसे मारना चाहते थे। लुसिला ने उन लोगों से बचाने के लिए दूर भेज दिया। उसे पता चलता है कि उसका प्रिय बेटा वापस आ गया है और वह मैक्रीनस को भोजन साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। वह उसके दासों के बारे में पूछते हुए सहज होने की कोशिश करती है। मैक्रीनस पूछता है कि वह कुछ छिपा रही है। बाद में वह पूछता है और पता चलता है कि लुसिला का एक बेटा हुआ करता था। शाम को लुसिला एक छिपी हुई सुरंग से भाग जाती है और एक सीनेटर मित्र से मिलती है, जो उसे ग्लेडिएटर सेल में ले जाता है। हनो बताता है कि उसे उसका असली नाम याद है, लेकिन वह कहता है कि लुसियस मर चुका है और अब वह केवल हनो है। लुसिला समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हनो गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे बाहर निकाल देता है। जब लुसिला घर लौटती है तो वह अकासियस को बताती है कि उसका बेटा जीवित है, जिसे एक नौकरानी सुन लेती है। अगली सुबह हनो अन्य दासों के साथ प्रशिक्षण ले रहा होता है, लेकिन विगो अभी भी क्रोधित है और समूह को दूर भेज देता है ताकि हनो को अकेले ही नौकायन तंत्र को संभालना पड़े। दिन के अंत में हनो के हाथ कच्चे हैं, इसलिए डॉक्टर उसकी फिर से देखभाल करता है और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। पहले ही अपने वतन लौट सकता था, लेकिन उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, इसलिए उन्होंने रोम में एक नई जिंदगी शुरू की। अगली ग्लैडिएटर लड़ाई जहाजों पर होगी। अखाड़ा पानी से भरा हुआ है और कुछ शार्क तैर रही हैं। इसमें विरोधी आग तीरों से हमला करते हैं और जब भी कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसका शरीर पानी में गिर जाता है और शार्क का भोजन बन जाता है। हनो अपनी टीम को नाव चलाते रहने के लिए कहता है और जब वे दूसरे जहाज के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो वे अपने ORS तीरों को नष्ट कर देते हैं और कुछ लोगों को मार देते हैं। लेकिन इससे हनो के लोग नाव चलाने से कभी नहीं रुकते, क्योंकि उनका दुश्मन बिना अयस्कों के आगे नहीं बढ़ सकता है। हनो का जहाज आगे बढ़ता है और दूसरे जहाज में घुस जाता है और उसे बीच में ही तोड़ देता है। फिर हनो
और उसके लोग दुश्मन की नाव पर कूद पड़ते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही टूटे हुए जहाज को दीवार से टकराया जाता है, एक एक करके शव पानी में गिरते हैं। हनो मुख्य सीटों के पास आ जाता है। वह एक क्रॉसबो पकड़ता है और अकासियस पर तीर चलाने वाला होता है, लेकिन एक लड़ाकू उसे आखिरी सेकंड में धक्का दे देता है और वह तीर चूक जाता है। तीर दोनों भाइयों के बीच लगता है, जो सोचते हैं कि यह एक व्यक्तिगत हमला था। लड़ाई के बाद गुलाम फिर हनो का नाम जपते हैं। विगो हनो को उसकी क्रॉसबो चाल के लिए डांटने आता है, लेकिन हनो कहता है कि तीर उसके लिए नहीं था। इस बीच लुसिला की नौकरानी थ्रैक्स के साथ सभी रहस्यों को साझा किया। बाद में मैक्रीनस थ्रैक्स के घर अपने दाम से सारा पैसा लेने आता है। पैसे के बजाय थ्रैक्स उसे रहस्यों से भुगतान करता है और विद्रोही जुड़वाओं को गद्दी से उतारने की योजना बना रहे हैं। उस रात महल के सैनिक लुसिला को उसके घर से उठा लेते हैं। ग्लेडिएटर के क्वार्टर में अकासियस और उसके आदमी हनो को बचाने के लिए चुपके से घुस जाते हैं। हालांकि सम्राट के सैनिक पहले से ही अकासियस को पकड़ने से पहले उन पर तीरों से मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दंपत्ति को जुड़वाओं को देखने के लिए ले जाया जाता है। उन्हें गेटा उनके विश्वासघात के लिए डांटता है, लेकिन अकासियस उस पर हंसता है, जिससे काराकाला क्रोधित हो जाता है और तलवार पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। गेटा तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि सजा सार्वजनिक होनी चाहिए। जोड़े को एक सेल में ले जाने के बाद मैक्रीनस बताता है कि सूली पर चढ़ना चोरों के लिए है और अकासियस एक नायक है, इसलिए यदि सम्राट नागरिक बने रहना चाहते हैं तो उसको अखाड़े में भेजना बेहतर विचार होगा। अगले दिन डॉक्टर हन्नो को ग्लेडिएटर चैंपियन के मंदिर दिखाता है और हन्नो नोटिस करता है कि मैक्सिमस का नाम खरोंच दिया गया है, लेकिन मैक्सिमस की कब्र में उसके कवच और तलवारें अभी भी अच्छी स्थिति में रखी गई हैं। अगली ग्लेडिएटर लड़ाई के लिए अतिरिक्त सैनिक मुख्य सीटों की रक्षा कर रहे हैं और ल्यूसिला को बेड़ियों में जकड़ा जाता है। अकासियस पहला ग्लेडिएटर होता है और उसे प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों से लड़ना होगा। इतने सारे विरोधियों का होना आसान नहीं होता और अकासियस कई बार घायल होता है, लेकिन फिर भी वह एक शानदार योद्धा है और अपनी तलवार से हर सैनिक को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हन्नो को बाहर भेजा जाता है और वह एक अकासियस से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों ही बेहतरीन योद्धा हैं और लड़ाई कुछ समय तक चलती है। जल्दी खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिलता, जिससे जल्द ही अकासियस थक जाता है। इसलिए वह हन्नो से कहता है कि वह उसकी असली पहचान जानता है। गेटा तुरंत अपना अंगूठा नीचे कर देता है। वह उसे समझाता है कि लूसीला से सच्चा प्यार करता है और वह मैक्सिमस के लिए मर भी सकता है। इससे हन्नो भी अपनी तलवार गिरा देता है और सम्राटों को गुस्सा आता है, इसलिए वे तीरंदाजों को आदेश देते हैं, जिससे अकासियस तुरंत मारा जाता है। और हन्नो भीड़ से पूछता है कि क्या रोम अपने नायकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, तो नागरिकों को और भी बुरा व्यवहार होने की उम्मीद करनी चाहिए। तब भीड़ सम्राटों को हूट करना शुरू कर देती है और गार्ड लोगों को तब तक रोकते हैं जब उनके नेता कोलिजियम से बाहर निकलते हैं। शाम को मैक्रीनस हन्नो से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि उसने अकासियस को क्यों जीवित रहने दिया। हन्नो समझाता है कि एक बेहतर रोम का निर्माण संभव है, लेकिन मैक्रीनस सोचता है कि यह एक असंभव सपना है और हन्नो को याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक उपकरण है। सड़कों पर नागरिक दंगा कर रहे हैं और जगह जगह आग लगा रहे हैं, क्योंकि वे जुड़वां बच्चों के सिर मांगते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उनसे लड़ती है और अपनी संख्या से उन्हें दबा देती है। गेटा और काराकाला बहस करने लगते हैं। इस पर काराकाला हर बात के लिए गेटा को दोषी ठहराता है, जिससे अपने भाई के चेहरे पर पानी फेंका दिया। काराकाला कमरे से बाहर निकल गया और मैक्रीनस उसे हेरफेर करने के लिए उसका पीछा किया। उसका कहना है कि गेटा सार्वजनिक रूप से हर चीज के लिए काराकाला को दोषी ठहराएगा, इसीलिए काराकाला को उसका सामना करना चाहिए। सब कुछ साझा करने से थक गया, काराकाला ने एक ब्लेड पकड़ लिया और अपने भाई का हाथ काट दिया। गेटा ने उसे आगे जाने से रोक दिया और काराकाला को याद दिलाया कि वह उससे प्यार करता है, जिससे वह हिचकिचाता है। अचानक मैक्रीनस के पीछे दिखाई देता है और उसे चाकू मारने से पहले कुछ बार गेटा की गर्दन पर वार करने के लिए अपना हाथ निर्देशित करता है। सुबह लुसिला हन्नो से मिलने जाती है और बदले में उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है। हन्नो अपनी संवेदनाएं साझा करता है इससे पहले कि वे गले मिलते हैं। इस बीच काराकाला सिंहासन संभालता है और घोषणा करता है कि उसका बंदर उसका पहला कौंसल होगा, जबकि मैक्रीनस उसका दूसरा होगा। मैक्रीनस सीनेटरों को गेटा का सिर दिखाता है और बताता है कि उसे अपनी सरकार की रक्षा के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वे उसे प्रीटोरियन गार्ड का नेता बनाने के लिए वोट देते हैं। इसके बाद मैक्रीनस लुसिला से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह उसके पिता का गुलाम हुआ करता था और अब वह खुद सम्राट बनकर शाही वंश को समाप्त करने की योजना बना रहा है। उसी समय हन्नो रवि को अंगूठी देता है और उसे ओस्टिया में
अकासियस की सेना के पास ले जाने के लिए कहता है। रवि अगले दिन हनो को सेल की चाबियां देता है। रवि को जनरल तक पहुंचने के लिए कुछ गार्डों से बचना पड़ता है, जो तुरंत मदद करने के लिए सहमत हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अंगूठी रोम के राजकुमार लुसियस ने कोलिजियम में भेजी थी। वीगो घोषणा करता है कि यह हनो की आखिरी लड़ाई होगी और उसे स्वतंत्रता की लकड़ी की तलवार दिखाता है, जिसे वह जीत सकता है अगर वह अपनी मां की रक्षा करता है। अचानक हनो सेल का दरवाजा खोलता है और वीगो को नीचे गिरा देता है। उसे लकड़ी की तलवार से मारते हुए अन्य दास भी अपनी कोठरियों से बाहर आते हैं और जल्दी से उन सभी पहरेदारों को मार देते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करें, जबकि दास रास्ता खोलते हैं। हनो अपने पिता की कब्र पर जाता है अपनी तलवार और कवच लेने के लिए। उसके पास अभी भी वह तीर है जिसने अरिशद को मारा था और उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। उसके बाद हनो दासों को एक प्रेरणादायक भाषण देता है, जिससे सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर वह अखाड़े में प्रवेश करता है और लुसिला को विद्रोही सीनेटरों से घिरा हुआ पाता है, जबकि भीड़ उसका नाम जपती है। शाही सैनिक भी अखाड़े में प्रवेश करते हैं और भीड़ उनका विरोध करती है, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर सकें, दास हनो की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक भयंकर युद्ध के रूप में उचित संख्या में काराकाला उत्साहित हो जाता है, लेकिन मैक्रिनस निराश होता है और एक कमांडर को घुड़सवार सेना को बुलाने के लिए कहता है। हालांकि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि घुड़सवार सेना शहर की रक्षा कर रही है, क्योंकि अकासियस की पुरानी सेना ओस्टिया से आक्रमण करने के लिए आ रही है। वे अभी भी कुछ सैनिकों को बचाने में कामयाब रहे, जो जल्द ही अखाड़े में प्रवेश करते हैं और सेनेटरों तथा दासों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक गार्ड तीर चला देता है, जिससे एक दर्शक की मौत हो जाती है। अब भीड़ दंगा करना शुरू कर देती है और सैनिकों को दीवारों से धकेलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में नागरिक भी मारे जाते हैं। मैक्रिनस अपने कान में एक बोर्डकिन डालकर काराकाला को मारने का मौका इस्तेमाल करता है और हनो अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। उस समय मैक्रिनस एक तीर चलाता है जो लुसिला के दिल पर लगता है, इसलिए वह मरने से पहले हनो को प्रोत्साहन के अपने अंतिम शब्द कहती है। इसके बाद मैक्रिनस सेना में शामिल होने के लिए एक घोड़े पर सवार होकर द्वार पर जाता है, इसलिए हनो उसका पीछा करने के लिए एक घोड़ा चुराता है। कुछ मिनट बाद प्रिटोरियन गार्ड शहर के बाहर रवि के नेतृत्व वाली सेना से मिलता है। हनो मैक्रिनस के सामने आता है और मैक्रिनस खुद को सिंहासन के लिए असली लूसियस के रूप में पेश करता है। वह मैक्रिनस को उसके घोड़े से नीचे गिराने के लिए उस पर हमला कर देता है और लोग उनकी तलवारों से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैक्रिनस एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन जाता है जो हनो की तलवार तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंक कर उसे अदूरदर्शी बनाए रखता है। फिर मैक्रिनस हनो को नदी में धकेलता है और वार करना शुरू कर देता है, लेकिन तलवार कवच पर उछलती रहती है। हनो खुद को फिर से परलोक में देखता है और फिर से ताकत के साथ फिर से उभरने से पहले अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद करता है। वह मैक्रिनस पर मुक्का मारता है और फिर अपनी तलवार वापस लेता है और उसके पेट पर वार करता है, जिससे अंत में उसकी मौत हो जाती है। हनो सेनाओं को अपने दादा के आदर्श रोम के सपने की याद दिलाता है। सभी सैनिक अपना समर्थन दिखाने के लिए नारे लगाते हैं, अब और नहीं लड़ने के लिए सहमत होते हैं। उस रात लुसियस अखाड़े में जाता है और अपने पिता के नाम पर कुछ मिट्टी उठाने से पहले लुसिला का कुछ खून लेता है।